अगर आपको भी टेस्ट क्रिकेट बोरिंग लगता है तो शायद आप भी उन अनलकी लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में इन मैचेस को नहीं देखा, क्योंकि भाई ये जो मैचेस थे ना, इनकी एंडिंग एक ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड मूवी के क्लाइमैक्स से भी ज्यादा खतरनाक थी। और आज की ये वीडियो उन्हीं मोस्ट ड्रामेटिक टेस्ट मैचेस के ऊपर है जिनका फैसला लास्ट ओवर में जाकर हुआ। नंबर 6, साल 2010 में ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलने के लिए इंडिया आई थी और इस सीरीज का पहला मैच खेला गया मोहाली में। और इस मैच को आज भी इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रन चेज में से एक माना जाता है। इस मैच में टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने और पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया। शेन वॉटसन की सेंचुरी और उनके साथ रिकी पोंटिंग और टिम पेन की 50s ने ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 428 तक पहुंचा दिया और इंडिया की पहली पारी का स्कोर कार्ड ये रहा। सहवाग की 50, राहुल द्रविड़ की 50, सचिन के 98 रन और सुरेश रैना के 86 रनों के चलते इंडिया 405 रन बना देती है। अब इंडिया ने पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के स्कोर की बराबरी तो नहीं करी, लेकिन ज्यादा पिछड़े भी नहीं, क्योंकि पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 23 रन की लीड मिली थी। अब इंडिया की बैटिंग लाइनअप में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। जो वीवीएस लक्ष्मण थे वो इस इनिंग में बैटिंग करने के लिए नंबर 10 पर आए थे, क्योंकि लक्ष्मण की बैक मसल में स्ट्रेन आ गया था, जिसकी वजह से उन्हें फील्ड पर रहने में दिक्कत हो रही थी। अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग की, जो कि इंडियन बॉलिंग के आगे पूरी तरह से बिखर गई और पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम सिर्फ 192 पर ऑल आउट हो गई। यानी कि इंडिया को टारगेट मिला था 216 रनों का, लेकिन इस टारगेट को चेस करने में इंडिया की स्टार्ट अच्छी नहीं रही और पहले ही ओवर में गौतम गंभीर 0 पर आउट हो गए और फिर यहां से इंडिया की विकेट्स एक के बाद एक गिरती चली गई। इंडियन टीम के कोलैप्स के चलते इंजर्ड हो चुके वीवीएस लक्ष्मण को भी 7 नंबर पर बैटिंग के लिए आना पड़ा, लेकिन लक्ष्मण के अराउंड विकेट्स गिरती जा रही थी और स्कोर कार्ड कुछ ऐसा हो गया था। इंडिया के 124 पर 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, यानी कि इंडिया को अभी भी ये मैच जीतने के लिए 92 रन और चाहिए थे और ऑस्ट्रेलिया को चाहिए थी सिर्फ 2 विकेट्स, जिनमें से एक थे इंजर्ड हो चुके वीवीएस लक्ष्मण। लेकिन फिर जो हुआ उसने इस मैच को हिस्टोरिकल बना दिया। लक्ष्मण ने एग्रेसिव इंटेंट से खेलना शुरू करा और उनका साथ दिया 10 नंबर के खिलाड़ी ईशांत शर्मा ने, और इन दोनों ने 9वें विकेट के लिए 81 रन की पार्टनरशिप कर दी, जिसमें ईशांत शर्मा के क्रूशियल 31 रन थे। लेकिन एंड मोमेंट पर आकर ईशांत शर्मा एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और इंडिया को अब भी 11 रन और चाहिए थे। इसके बाद वीवीएस लक्ष्मण, जो कि रनर लेकर खेल रहे थे, उनका साथ देने के लिए आते हैं प्रज्ञान ओझा। और भाई इन 11 रनों को बनाने के लिए जो ड्रामा हुआ ना, वो आउटस्टैंडिंग था। कभी रन लेने में मिसअंडरस्टैंडिंग, wrapped on the pads, not out says Billy, a chance of a run out, overthrow, कभी एलबीडब्ल्यू की अपील तो कभी रन आउट का मिस होना और फिर उस पर ओवरथ्रो का चौका मिलना। wrapped on the pads, not out says Billy, a chance of a run out, overthrow, this could be 4. और भाई इस मैच का सबसे थ्रिलिंग मोमेंट तो ये था जब लक्ष्मण ने ओझा को लिटरली गालियां बक दी थी। अब हर एक खिलाड़ी और हर एक दर्शक अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और इस ड्रामा का एंड हुआ मिचेल जॉनसन की इस बॉल पर, जब इंडिया को 2 रन चाहिए थे और बॉल ओझा के पैड से लगकर फाइन लेग पर चली गई और 2 रन भागकर इंडिया इस मैच को सिर्फ 1 विकेट से जीत गई। Gets it away! Unbelievable scenes in Mohali. Ricky Ponting will have to wait for his first ever test win in India. नंबर 5, जहां पिछला मैच आपने 1 विकेट से जीते देखा, वहीं ये मैच इंग्लैंड को सिर्फ 1 रन से हारना पड़ गया था। ये मैच था इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का और इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करी और स्टार्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। ज्यादातर बैट्समैन लो स्कोर्स पर आउट हो गए। सिर्फ 2 ऐसे बैट्समैन थे जो कि अच्छा स्कोर कर पाए, लेकिन इन दोनों का स्कोर ही न्यूजीलैंड के लिए काफी था। 153 नॉट आउट जो रूट और हैरी ब्रूक के 186 रन, और इन 2 बड़े शतकों के चलते इंग्लैंड ने 435 पर अपनी पारी को डिक्लेयर कर दिया। और जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आई तो उन्हें भी सिर्फ 209 पर ऑल आउट करके फॉलो ऑन खेलने के लिए मजबूर कर दिया। अब यहां से न्यूजीलैंड का इस मैच को जीतना काफी डिफिकल्ट हो चुका था। अगर वो इस मैच को ड्रॉ भी कर लेते तो वो भी उनके लिए जीत से कम नहीं था। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी शुरू हुई और ओपनर्स ने एक अच्छी शुरुआत दी, लेकिन इस पारी को ज्यादा मजबूत बनाया केन विलियमसन और टॉम ब्लंडल की पार्टनरशिप ने। विलियमसन ने इस पारी में 132 रन बनाए और टॉम ब्लंडल ने 90, और मिलीजुली बल्लेबाजी के चलते पिछड़ी हुई न्यूजीलैंड 483 तक पहुंच गई और इस फाइट बैक के चलते इंग्लैंड को टारगेट मिला 258 का। इंग्लैंड ने एज इट इज बेसबॉल अप्रोच को फॉलो करते हुए एक एग्रेसिव स्टार्ट करी। विकेट्स धीरे धीरे गिर रही थी, लेकिन रन्स जो थे वो तेजी से बन रहे थे और जो रूट ने एक तरफ से पारी को संभाल कर रखा था, लेकिन फिर 95 के स्कोर पर जो रूट आउट हो गए। Joe Root has lobbed that in the air. It's taken at mid wickets. अब इस पॉइंट पर स्कोर की बात करें तो इंग्लैंड के 202 पर 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और अब भी उन्हें जीतने के लिए 56 रन और चाहिए थे। लेकिन इंग्लैंड के विकेट कीपर बेन फोक्स अभी भी एग्रेसिव इंटेंट के साथ बैटिंग किए जा रहे थे और उनकी ये बैटिंग इंग्लैंड को जीत के काफी करीब ले आई। लेकिन इस इंटेंट के चलते फोक्स ऐसे मोमेंट पर आउट हो गए जब इंग्लैंड को सिर्फ 7 रन चाहिए थे। There's a top edge.
top edge and out. Wagner takes the catch. Southey's done it. और इसके बाद इंग्लैंड के लास्ट प्लेयर जिमी एंडरसन क्रीज पर आते हैं और एंडरसन के इस चौके ने इंग्लैंड को जीत के सिर्फ 2 रन दूर पहुंचा दिया। Oh, he swung it. He swung it. It's gone for 4. लेकिन कहते हैं ना कि टेस्ट क्रिकेट को प्रिडिक्ट करना इज नॉट पॉसिबल। वैगनर की लेग साइड पर एक बाउंसर आई जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक रनर बॉल थी, लेकिन इस मोमेंट पर यह बॉल एंडरसन के बैट का किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर के हाथ में चली गई और इंग्लैंड सिर्फ 1 रन से इस मैच को हार गई। Flick down the left side. Flick down the outside. He's got him. Can you believe it, Wagner? नंबर 4, पहले आप इस टेस्ट मैच का एंडिंग सिनेरियो देखो। सिर्फ 2 ओवर्स बाकी थी। वेस्ट इंडीज को यह मैच बचाने के लिए इन 2 ओवर्स को सरवाइव करना था, लेकिन उनकी विकेट सिर्फ 1 बाकी थी और पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए ऑब्वियसली इन 2 ओवर्स के अंदर इस 1 विकेट को लेना था। अब इस मैच की थोड़ी प्रीवियस समरी देखते हैं। 2017 में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के टूर पर गई थी। अब इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान ने 7 विकेट से जीता था और दूसरा मैच 106 रन से वेस्ट इंडीज जीती थी, यानी कि ये इस सीरीज का लास्ट और डिसाइडर मैच था। अगर पाकिस्तान इस मैच को जीत जाती तो वो हिस्ट्री में पहली बार वेस्ट इंडीज के अंदर कोई टेस्ट सीरीज जीतने वाली थी। अब बात करते हैं इस मैच की। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करी और पहली पारी में 376 रन बना दिए और फिर वेस्ट इंडीज को उनकी पहली पारी में 247 रन पर ऑल आउट भी कर दिया और पाकिस्तान ने पहली पारी में 129 रन की लीड ले ली। अपनी दूसरी पारी पाकिस्तान 174 के स्कोर पर डिक्लेयर कर दी और वेस्ट इंडीज को टारगेट मिला 304 का और इस टारगेट को चेस करते हुए वेस्ट इंडीज पहुंच चुकी थी अब इन लास्ट के 2 ओवर्स में। उनका स्कोर था 202 पर 9 विकेट्स, यानी कि यहां से वो मैच तो जीत नहीं सकते थे, लेकिन इन 2 ओवर्स को सरवाइव करने के बाद ये मैच ड्रॉ हो जाता और ये सीरीज भी बराबरी पर रहती। लास्ट प्लेयर था शैनन गैब्रियल और रोस्टन चेस का, जो कि 101 पर बैटिंग कर रहे थे। स्ट्राइक पर थे गैब्रियल और इस सेकंड लास्ट ओवर को डालने के लिए आते हैं यासिर शाह। पहली 2 गेंदें गैब्रियल ने सोलिड डिफेंस करी, जिसके बाद यासिर शाह ने अपनी साइड चेंज करी और गैब्रियल को राउंड द विकेट से बॉल डाली। इस बॉल पर भी गैब्रियल ने सोलिड डिफेंस करा, लेकिन बॉल सीधा सिली पॉइंट के हाथ में चला जाता है। कैच के लिए एक बड़ी अपील हुई और अंपायर ने आउट दे दिया। Has he got him? Yes! It's over. लेकिन अब भी ये मैच खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि गैब्रियल ने इस डिसीजन को रिव्यू कर दिया और रिव्यू में वो नॉट आउट होते हैं। इसके बाद यासिर शाह के ओवर की लास्ट बॉल थी। एक बार फिर से उन्होंने साइड बदली और ओवर द विकेट आकर बॉल डाली और पता है, जहां गैब्रियल ने पूरी ओवर को बढ़िया से डिफेंस करा था, वहीं लास्ट बॉल पर वो शॉट मारने के लिए चले गए और बॉल बैट की नरज लेकर सीधा विकेट्स पर जा लगा। इसी के साथ पाकिस्तान ने एक ड्रामेटिक वे में इस मैच को भी जीत लिया और इस सीरीज को भी। और जो यासिर शाह का सेलिब्रेशन था वो तो भाई क्रेजी था। Got him! Why did he do that? Unbelievable! नंबर 3, अगर टेस्ट क्रिकेट और उसमें एशेज का कोई मैच शामिल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और ये जो मैच है, ये एशेज का मेरा दूसरा सबसे फेवरेट मैच है, क्योंकि जो पहला मैच है वो मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में लाऊंगा। साल 2005 एशेज का दूसरा टेस्ट मैच। इंग्लैंड पहली पारी 407 पर ऑल आउट और ऑस्ट्रेलिया पहली पारी सिर्फ 308 पर ऑल आउट, जिसके चलते इंग्लैंड ने 99 की लीड ले ली थी। लेकिन दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक ने इंग्लैंड को सिर्फ 182 पर ऑल आउट कर दिया और 99 की लीड के चलते ऑस्ट्रेलिया को टारगेट मिला 282 का। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी बिखरी हुई नजर आई। टॉप ऑर्डर भी फ्लॉप और मिडिल ऑर्डर भी फ्लॉप। ऑस्ट्रेलिया की 175 पर 8 विकेट्स गिर चुकी थी और सारे मेन बैटर्स वापस पेविलियन जा चुके थे। लेकिन फिर हुआ एक लोअर ऑर्डर कमबैक। पहले शेन वॉन और ब्रेटली की पार्टनरशिप हुई और दोनों ने 9वें विकेट के लिए 45 रन जोड़ दिए, बट फिर फ्लिंटॉफ की यॉर्कर पर शेन वॉन 42 के स्कोर पर हिट विकेट आउट हो गए। Got him. Well done, Flintoff. इस विकेट के बाद ऑस्ट्रेलिया को अब भी 62 रन और चाहिए थे और इंग्लैंड को चाहिए थी सिर्फ 1 विकेट। बट ब्रेटली ने यहां से डू और डाई अप्रोच दिखाई और एक एग्रेसिव इंटेंट के साथ बैटिंग करी और ब्रेटली के साथ माइकल कैस्प्रोविक ने भी उनका अच्छा साथ दिया और ये दोनों ऑस्ट्रेलिया को जीत के करीब ले आए। अब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 10 से भी कम रन चाहिए थे और यहां से इन दोनों ने संभल कर एक रन लेना शुरू किया और धीरे धीरे ये टारगेट को कम करते चले गए। दोनों ने मिलकर लास्ट विकेट के लिए 59 रन जोड़े थे और अब सिर्फ 3 रन चाहिए थे। लेकिन स्टीव हार्मिसन की ये बाउंसर आती है जिसे माइकल कंट्रोल नहीं कर पाते और कीपर के हाथों में कैच दे बैठते हैं और ऑस्ट्रेलिया इस फाइट बैक के बाद भी इस मैच को सिर्फ 2 रन से हार जाती है।
इसी के बाद एशेज हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट भी देखा गया जब इंग्लैंड के एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने ब्रेट ली के पास जाकर उनके एफर्ट के लिए उन्हें कंसोल किया। मतलब भाई यही वो मैचेस होते हैं जिनकी वजह से क्रिकेट हमेशा जिंदा रहेगा। नंबर 2, अब आप एक्सपीरियंस करने वाले हो टेस्ट क्रिकेट का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइनल ओवर। लॉर्ड्स में इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका का मैच था, पर पहले आप इस मैच का सिनेरियो समझ लो। श्रीलंका के 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और वो इस मैच को ड्रॉ करने के लिए खेल रहे थे और उन्हें सिर्फ ये लास्ट ओवर सरवाइव करना था। बॉल थी स्टुअर्ट ब्रॉड के हाथ में और सभी फील्डर्स बैट्समैन के अराउंड आकर खड़े हो गए थे और ब्रॉड की पहली बॉल एक बाउंसर थी जिसे श्रीलंका के रंगना हैरत छोड़ते छोड़ते अपना गलब लगा बैठे और कीपर के हाथों में कैच आउट हो गए। यानी अब 5 गेंदों में सिर्फ 1 विकेट बाकी थी। दूसरी बॉल एक और बाउंसर थी जिसे बैट्समैन ने बैट कर लीव कर दिया। अगली बॉल बैट्समैन को बीट करके कीपर के पास चली गई। ये थी चौथी बॉल जिसे बैट्समैन ने डक कर लिया। इसके बाद 5वीं बॉल टकराती है सीधा बैट्समैन के पैड पर। एक बड़ी अपील होती है और अंपायर बैट्समैन को आउट दे देता है। लेकिन रुको जरा, सब्र करो क्योंकि ट्विस्ट अभी बाकी था। बैट्समैन ने रिव्यू लिया और ये देखा गया कि एक बड़ी इनसाइड एज थी और अंपायर को अपना डिसीजन रिवर्स करना पड़ा। यानी कि मैच अब भी जिंदा था। अब पड़ते इस मैच की आखिरी बॉल पर जो कि इस मैच का पूरा फैसला करने वाली थी। मैक्सिमम फील्डर्स को स्लिप में खड़ा करके ब्रॉड ने बैट्समैन को ड्राइव कराने के लिए फुल लेंथ पर बॉल डाली। बैट्समैन ने बॉल की तरफ बैट भी फेंका और बॉल बैट की एज लेकर स्लिप की तरफ भी चला गया, लेकिन फील्डर के हाथ से बस कुछ इंचेस पहले बॉल ग्राउंड से टकरा गया और ये मैच ड्रॉ हो गया। It's a good ball and it doesn't carry the slip. नंबर 1, जब भी बात लास्ट बॉल फिनिश की आती है तो उसमें सबसे ऊपर नाम MS धोनी का होता है और ये वीडियो उस बात का सबूत है। तो जल्दी से इस वीडियो को देखो और क्रिकेट के लिए सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त।